बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। हमेशा की तरह शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को आजीवन वीजा, अमेरिकी पर्यटकों को आगमन वीजा। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर प्रधानमंत्री का ऐलान। ओ पनीरसेल्वम होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। राज्य में छिटपुट हिंसा जारी। अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता आज दायर करेंगी जमानत याचिका। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू। नामांकन पत्रों की जांच आज। गठबंधन की कोशिशें अब भी तेज। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग तेज। प्रदर्शनकारियों ने की मुख्य कार्यकारी के इस्तीफे की मांग। पुलिस से झड़प। चीन ने की प्रदर्शनों की निंदा। और एशियाई खेलों में 28 साल बाद योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में दिलाया सोना। कजाकिस्तान को मात। 4 स्वर्ण के साथ 9वें स्थान पर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में उमड़ी भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने 21वीं सदी को भारत की सदी बताया। प्रधानमंत्री ने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारकों को आजीवन वीजा देने का ऐलान किया है। मेडिसन स्क्वायर में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिविडेंड और डिमांड है जो किसी दूसरे देश में नहीं है। अमेरिका के भी गणमान्य राजनेताओं ने पब्लिकली ये कहा है कि 21वीं सदी कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी नागरिकों को आगमन वीजा, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा देने और पीआईओ और ओसीआई लोगों के लिए नई योजना लाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ई गवर्नेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें भारत में आने और निवेश करने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिला करके एक बना देंगे। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। करीब 20,000 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए स्टेडियम पहुंचे, जबकि हजारों लोगों के लिए स्टेडियम के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थीं ताकि लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकें। मुख्य आयोजन स्थल के अलावा पूरे अमेरिका में करीब 50 स्थानों पर भाषण के सीधे प्रसारण का इंतजाम था। प्रधानमंत्री के भाषण के लिए 360 डिग्री घूमने वाला स्टेज बनाया गया था। वे दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने मेडिसन स्क्वायर में इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन 2013 में मिस अमेरिका चुनी गई नीना दावलूरी ने किया। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले आयोजन स्थल पर अमेरिका और भारत का राष्ट्रगान गाया गया। इस समारोह में अमेरिकी कांग्रेस के 45 प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। भारत समेत 80 देशों में इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रविवार को न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर भारतीय रंग बिरंगा दिखाई दिया। यहां आयोजित कार्यक्रम में भारतीय लोक नृत्य के साथ साथ देश की सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। इस स्टेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बीटल्स और मडाना जैसे गायकों ने परफॉर्म किया था। पूरा माहौल भारत के रंग में रंगा था। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आंध्र प्रदेश की मूल निवासी और 2013 की मिस अमेरिका नीना दावलूरी। कार्यक्रम जब मोदी के स्वागत में हो तो गरबा से शुरुआत तो लाजमी थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के लोक नृत्य का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपने गीतों से लोगों में देशभक्ति के जज्बे को जगाया। ये दुनिया एक
दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India। ऑस्कर से सम्मानित गीत जय हो पर भारतीय ही नहीं अमेरिकी भी जमकर झूमे। वहीं कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें टिकट नहीं हासिल हो पाया, लेकिन उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। स्टेडियम के बाहर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर इन लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मोदी जी लाइव इन न्यूयॉर्क, सो या रियली रॉकिंग। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर रंग बिरंगे कपड़ों में भारतीय मूल के पुरुष, महिलाएं और बच्चों की भीड़ सुबह से जुटनी शुरू हो गई थी। इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों समेत रणनीतिक मसलों पर चर्चा की। दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। There was a discussion in terms of defense ties, and Prime Minister explained that under his new vision, Make in India was a priority for him. He also explained that right now in the defense sector, Israel or any foreign company can invest up to 49%. And Prime Minister made a pitch for investments from everywhere, including from Israel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत होने की संभावना है। दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का ये सबसे अहम कार्यक्रम है। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो आज शपथ ले सकते हैं। उधर जयललिता आज कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी देंगी। तमिलनाडु में हिंसा का छिटपुट दौर जारी है। चेन्नई में अन्ना द्रमुक विधायकों की बैठक में ओ पनीरसेल्वम को नया नेता चुना गया। उन्होंने राज्यपाल के रोजैया से मिलकर विधायक दल के फैसले की जानकारी दी। पनीरसेल्वम को AIADMK प्रमुख जे जयललिता का करीबी सहयोगी माना जाता है। 2001 में भी जयललिता के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद पनीरसेल्वम ही 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा के बाद जयललिता के वकील उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जमानत के लिए आज कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की जाएगी। हालांकि याचिका पर मंगलवार से पहले सुनवाई नहीं होगी। जयललिता को 3 साल से अधिक की सजा हुई है, इसलिए जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ही फैसला कर सकता है। One thing we can say, this is Karunanidhi regime. They have filed the false case, politically motivated case, false case. This is purposely they did this. We will appeal to the court for further, as per the Honorable Amma direction. This judgment of the Sessions Court is a significant vindication of the constitutional principle of rule of law be applicable not only to the common citizens but also those persons who are holding high public office. So it is a strong vindication of the rule of law. अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं है। हमारा मानना है कि उनके लिए ऑप्शन ओपन है। आगे जो है वो ऊपर की कोर्ट में वो जा सकती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आज ये संवेदनशील मुद्दा है। इस पर किसी तरह की ऐसी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आग में घी डालने का काम हो सके। तमिलनाडु में कल दूसरे दिन छिटपुट हिंसा जारी रही। विरुद्धनगर के करियापट्टी में एक सरकारी बस जला दी गई। नागापट्टिनम में एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। कन्याकुमारी जिले में कई जगहों से पथराव की खबर है। हालांकि तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिले को छोड़कर राज्य के दूसरे हिस्सों में दुकानें खुली रहीं। राज्य में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। AIADM के समर्थकों की शिकायत पर चेन्नई में DMK प्रमुख M करुणानिधि और उनके बेटे स्टालिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और हरियाणा में आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 15 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव में 7,666 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 288 सदस्य विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में इस बार बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं। वहीं हरियाणा में 2,304 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 15 अक्टूबर को दोनों राज्यों में मतदान होना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद अब एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने में जुटी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस बारे में समाजवादी पार्टी से बातचीत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि इसमें काफी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिशें जारी हैं। ये बातें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी आज से महाराष्ट्र में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रही है। इस प्रचार अभियान के दौरान राज्य भर में अगले 2 दिनों में 300 रैलियां की जाएंगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने 257 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी इस अभियान के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेगी और आम मतदाताओं से सीधे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। इन रैलियों में बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का बीजेपी ने स्वागत किया है। कांग्रेस ने इसे केंद्र की साजिश करार दिया है। वहीं एनसीपी ने कहा कि ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि एनसीपी और बीजेपी ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया है। अब महाराष्ट्र का प्रशासन जो है, जो चुनाव की सारी प्रक्रिया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ये सारा प्रशासन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दबाव से मुक्त होकर काम कर पाएगा और महाराष्ट्र में निष्पक्षपाती रूप में चुनाव होने का रास्ता खुल गया है। वहाँ पे क्या टेकर मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन की कोई जरूरत नहीं थी। 15 दिन में चुनाव होने वाला है। 15 तारीख को लोग अपने वोट डालेंगे और 20 तारीख तक वहाँ पे सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने राष्ट्रपति शासन जानबूझकर लगाया। एनसीपी की राय दोनों पार्टियों से अलग है। पार्टी का मानना है कि चुनाव में अब धांधली जैसी कोई बात नहीं रह गई है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लोग ये समझते हैं कि जो सरकार में होता है वो जो चाहे कर सकता है। आज चुनाव इलेक्शन कमीशन की कड़क निगरानी में इस तरह की पहले जो हुआ करती थी जातियां, वो अभी नहीं होती है, बहुत कम हो गई, मिनिमम हो गई है। पिछले हफ्ते एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। राज्य में 15 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद असम में बाढ़ से हालात खराब, 40 लोगों की मौत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा है कि वो बेंच पर सामान्य व्यक्ति की तरह ही बैठेंगे। उन्होंने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज का काम जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर मामला लोगों के लिए गंभीर होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में काम बढ़ रहा है और इसके साथ ही जजों को ज्यादा जवाबदेह होना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल जस्टिस एचएल दत्तू को देश के 42वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कल बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित गोलपाड़ा में राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। असम के गोलपाड़ा में लोगों को अब भी बाढ़ के पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। राज्य में करीब 10 लाख लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। 11 जिलों में लोग बाढ़ के कहर से परेशान हैं।
अब प्रशासन की जिम्मेदारी साफ पानी और दवाइयां मुहैया कराना है। असम सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो बाढ़ के असर वाले इलाकों में कपड़े, राशन और बर्तन बांटने का काम जल्द पूरा करें। আমাদের যেটা মানকাস্তর সমষ্টি হাহাকার মানে মানকাস্তর সমষ্টি একবার পতন আসি যাব কোনো আর মানে উপায় নেই মানকাস্তর সমষ্টির মানুষ এই যে যেটা কৃষি নষ্ট হয়ে গেল খেতিবাতি নষ্ট। राज्य में 20 सितंबर से कई दिनों तक भारी बारिश हुई। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर गोलपाड़ा और कामरूप ग्रामीण इलाके पर पड़ा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने असम को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं अमृतसर जिले में किसान बाढ़ के बाद नई समस्या से जूझ रहे हैं। जिला के डेरा बाबा नानक और अजनाला इलाकों में रावी नदी में पानी बढ़ने के बाद बड़ी मात्रा में रेत आ गई है। इसने फसलों को बर्बाद कर दिया है। किसानों का कहना है कि अब अगले 3 से 4 साल तक यहाँ खेती करना काफी मुश्किल होगा। किसान चाहते हैं कि जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए सरकार उनकी मदद करे। वो मुफ्त बिजली और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी चाहते हैं। सब तो एक फसल जड़ी सी फसल हुंदी आ 6 महीने दी, झोना होए कणक होए, ਉਹ ਪੈੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਰੇਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਯੂਰ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਇਲਾਕਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਨੇ ਫਸਲ। ਤੇ ਮਾਰੀ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿੰਨੀ 3-4 ਫੁੱਟ रेत पै गई। झारखंड के पलामू में बस में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत हो गई। जिले के नवाडी गांव में हाई वोल्टेज तार बस के ऊपर गिरने से हादसा हुआ। तार गिरने से बस में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं करंट लगने से भी 5 यात्रियों की जान चली गई। हालांकि गांव वालों की मदद से कम 50 मुसाफिरों की जान बचा ली गई। ये बस बिश्रामपुर से मोदनी नगर जा रही थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद याद करेंगे मशहूर हास्य कलाकार महमूद को, उनकी जयंती। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात हम मरत जात। और आइए अब बात करते कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अशरफ गनी आज देश के नए राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। गनी निवर्तमान राष्ट्रपति हामिद करजई की जगह लेंगे। अब्दुल्ला आज ही प्रधानमंत्री पद के समकक्ष मुख्य कार्यकारी के रूप में नई भूमिका संभालेंगे। शपथ समारोह में भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी शिरकत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के पतन के बाद देश में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। राजधानी काबुल में एक भव्य समारोह में अशरफ गनी आज देश के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार अब्दुल्ला आज ही मुख्य कार्यकारी का पद संभालेंगे। समारोह में दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के शिरकत की उम्मीद है, जिसे देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अफगानिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए गनी और अब्दुल्ला मिलकर काम करेंगे। باید طبق وعده خود چیزی که در خط مشی خود روز اول گفته یک و یک ما تعقیب میکنیم. ما اهالی، ما مردم بی‌طرف و بی‌غرض. اگر هر دو جنا تعهد به این بکنن که دولتداری خوب میکنن و فساد از بین میبرن هیچ مشکل نیست اگر همکار هم دیگر باشن. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन से देश में स्थिरता बहाल हो सकती है। با نظرداشت واقعیت‌های موجود افغانستان که متاسفانه افغانستان از نظر امنیتی دچار مشکلات است و تهدیدات امنیتی برای مردم افغانستان وجود دارد، تشکیل حکومت وحدت ملی که مجموعی از طیف‌های سیاسی افغانستان مخصوصا دو ستاد بزرگی که در کمپاین انتخاباتی हालिया राष्ट्रपति चुनाव विवादों में घिरा रहा, मगर 3 महीने के तनाव के बाद आखिरकार अब्दुल्ला और गनी के बीच समझौते से मुल्क ने राहत की सांस ली। लेकिन तालिबान का खतरा नई सरकार के सामने खड़ा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में इनसे निपटना अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एकता सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे तक देश भर में प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के राजनीतिक गढ़ लाहौर में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में धरना जारी रहेगा, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ माहौल बनाने के लिए वो पूरे देश का दौरा करेंगे। धरना हमारा रहेगा इस्लामाबाद, सारे पाकिस्तान को जगाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं नवाज शरीफ जल्दी में रिजाइन करना, ताकि मैं सारी कौम को जब तक जगाना दूं तब तक थोड़ी देर हौसला रखो। आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहीं पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के हांगू शहर में आतंकवाद की वजह से विस्थापित हुए लोगों के राहत शिविर में रविवार धमाके में 7 लोग मारे गए, जबकि कई जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लोग पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के आरकजई कबिलाई इलाके से विस्थापित हुए हैं, जहां पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। हांगू शिविर में 1000 से ज्यादा विस्थापित परिवार रह रहे हैं। हांगू को तालिबान और अलकायदा से जुड़े आतंकियों का गढ़ माना जाता है। रुख हांगकांग का, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों की वजह से तनाव का माहौल है। लोकतंत्र समर्थक ऑक्युपाई सेंट्रल ने हांगकांग के मुख्य कार्यकारी सीवाई ल्यूंग के इस्तीफे की मांग की, तो हांगकांग के मुख्य कार्यकारी ने इन प्रदर्शनों को गैर कानूनी बताते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। चीन ने भी इन प्रदर्शनों की निंदा की है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों और पुलिस के बीच रविवार को जोरदार झड़पें हुई। पुलिस ने सरकारी इमारतों के पास जमा हजारों लोकतंत्र समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने उन रास्तों को बंद करने का प्रयास किया जो हांगकांग के आर्थिक केंद्र की तरफ जाते हैं। बेहद व्यस्त कनॉट रोड से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने कई बार काली मिर्च के स्प्रे का भी सहारा लिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया, मगर लोकतंत्र समर्थकों का कहना है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। But since this is such a impactful incident, particularly because of the tear gas, deployment, we need to sit down and review what happened today. And I guess it's time to ask the government to step down. I'm talking about CY Leung to step down. हांगकांग के मुख्य कार्यकारी चुन यिंग लेउंग ने प्रदर्शनों को गैर कानूनी बताया और कहा कि चुनाव योजना के मुताबिक होंगे। उन्होंने लोकतंत्र समर्थकों से शांतिपूर्वक पीछे हटने और नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। 和平守法，尊重法律。我哋唔想香港亂，亦都唔希望大家嘅正常生活受到影響。特區政府希望同社會各界共同努力，盡快恢復。 चीन ने हांगकांग के नेतृत्व के लिए 2017 में सीधे चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन इस साल 31 अगस्त को चीन ने खुले नामांकन की मांग को ठुकरा दिया। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि चीन सरकार उन नियमों को खत्म कर दे जिनके मुताबिक 2017 में हांगकांग चुनाव में उम्मीदवार तय करने का अधिकार चीन सरकार की एक कमेटी को होगा, जबकि चीन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें इंचियोन एशियन गेम्स से। भारत ने इंचियोन एशियाई खेलों में रविवार को चौथा स्वर्ण पदक जीता। पहलवान योगेश्वर दत्त ने 65 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में सोने का तमगा हासिल किया। योगेश्वर दत्त ने फाइनल मुकाबले में तजाकिस्तान के यूसुपोव जालिम खान को शिकस्त दी। एशियाई खेलों में भारत ने 28 साल बाद कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 1986 में सियोल एशियाई खेलों में करतार ने भारत को कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया था। To upstage Kang Jin coming up with a wonderful performance against a tough opponent and going through to the semi. खुशबीर कौर ने एशियाई खेलों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता और वो भारत की पहली महिला बन गई जिसने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ ही कारनामा किया। खुशबीर के करियर की यह सबसे बड़ी जीत है। खुशबीर ने इस साल जापान में एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में कांस्य जीता था। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। वहीं इंचियोन एशिया खेलों के 10वें दिन भारतीय दल की कोशिश और पदक हासिल करके तालिका में अपनी स्थिति सुधार करने की होगी। चीन 105 स्वर्ण,
63 रजत और 48 कांस्य समेत 216 पदक के साथ पहले नंबर पर है। मेजबान दक्षिण कोरिया 42 स्वर्ण, 48 रजत और 47 कांस्य समेत 137 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रहा है। वहीं जापान 34 स्वर्ण, 46 रजत, 46 कांस्य समेत 126 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो भारत 4 स्वर्ण, 5 रजत और 26 कांस्य समेत 35 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। आज गुजरे जमाने के बेहतरीन अभिनेता महमूद की जयंती है। करियर की शुरुआत में कड़े संघर्षों के दौर से गुजरे महमूद ने आगे चलकर ऐसा मुकाम हासिल किया जहां आज तक शायद ही कोई पहुंच पाया हो। ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हैदराबादी जुबान को घर घर पहुंचाना हो या दक्षिण भारतीय लुंगी को घुमा कर पहनने की अदा, महमूद को पर्दे पर दिखने की दरकार नहीं थी। हंसने के लिए उनका नाम ही काफी था। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। उस दौर में महमूद शायद अकेले ऐसे हास्य कलाकार थे जिनकी तस्वीर फिल्मी पोस्टर में हीरो के साथ रहा करती थी। फिल्मों में काम उन्हें आसानी से नहीं मिला। छोटे मोटे रोल करते उन्हें 2 बीघा जमीन, जागृति, CID और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं। 1958 में प्रदर्शित फिल्म परवरिश के बाद 1961 में फिल्म ससुराल में उन्हें बड़ा काम मिला। ससुराल उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। यहीं से महमूद बतौर हास्य कलाकार फिल्मी दुनिया में स्थापित हुए। ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना। इसके बाद उन्होंने जिद्दी और लव इन टोक्यो जैसी कई फिल्मों में अपने हास्य अभिनय से दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। 1964 में आई प्यार किए जा। इस फिल्म में महमूद और उनके पिता ओम प्रकाश के बीच की कॉमिक टाइमिंग आज भी बेमिसाल है। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है, एक डरावना जंगल है। चतुर नार करके सिंगार, ये चतुर। महमूद ने जब एक निर्माता के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो R.D. बर्मन जैसा नायाब हीरा साथ लेकर आए। पड़ोसन में पंचम दाने जहां लीक से हटकर संगीत दिया, वहीं महमूद जी का मास्टर जी वाला रोल कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद महमूद तो फॉर्मूला फिल्मों में कॉमेडी का दूसरा नाम बन गए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बड़े बड़े नायक अपने आप को उनके आगे असुरक्षित महसूस करने लगे। निर्देशक के तौर पर उन्होंने 1965 में भूत बंगला के साथ कदम रखा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को आजीवन वीजा, अमेरिकी पर्यटकों को आगमन वीजा। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर प्रधानमंत्री का ऐलान। ओ पनीरसेल्वम होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। राज्य में छिटपुट हिंसा जारी। अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता आज दायर करेंगी जमानत याचिका। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू। नामांकन पत्रों की जांच आज। गठबंधन की कोशिशें अब भी तेज। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग तेज। प्रदर्शनकारियों ने की मुख्य कार्यकारी के इस्तीफे की मांग। पुलिस से झड़प। चीन ने की प्रदर्शनों की निंदा। और एशियाई खेलों में 28 साल बाद योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में दिलाया सोना। तजाकिस्तान को मात। 4 स्वर्ण के साथ 9वें स्थान पर भारत।